नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज भी हमने देखा कि केसेस 4 लाख को पार कर चुके हैं। ऐसे में मास्क ही इस महामारी से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। और हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर के न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है तब तक आप मास्क नहीं उतारेंगे। और पहली खबर का हम रुख कर लेते हैं। बिहार के भागलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में एक कंपाउंडर को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी कोरोना से जान गंवा चुके मरीज के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने अस्पताल पहुंचा था। बताया गया कि आरोपी अस्पताल से इंजेक्शन खरीदकर उसे ऊंचे दाम पर मरीजों के परिजनों को बेच रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की। फिलहाल आरोपी से और किन लोगों की कनेक्शन है, इसकी तफ्तीश भी चल रही है। हम लोग का जिला में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक पॉइंट मुकुल ट्रेडर्स है, वहाँ पर एक लड़का मतलब नकली बन करके कि हमारा पेशेंट है, पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके नाम से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए। और जिस पेशेंट का इनाम बता रहा है उस पेशेंट का डेथ हो चुका है और उसके नाम पर ही गलत तरीके से लेना चाह रहा था। और इसकी सूचना हम लोग को लगी तो हम लोग तुरंत मुकुल ट्रेडर्स पहुँचे। उस लड़के से पूछताछ किए तो वो दलाल निकला है। उस पर हम लोग यहाँ कोतवाली थाना में FIR कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर की यह घटना कि लोग किस तरीके से मुनाफा कमाने के चक्कर में है। जिस इंसान की मौत हो चुकी है, जो इस दुनिया में नहीं है, उसके नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदा जा रहा है और जो बाकी लोग हैं जिनको इस इंजेक्शन की जरूरत है उसे ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। तो बिहार के भागलपुर का ये मामला, जहां पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और FIR दर्ज करने की कोशिश चल रही है कि FIR दर्ज होगी उसके खिलाफ। और ये कंपाउंडर बताया जा रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। ये एक शख्स के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए अस्पताल पहुंचा था और बताया गया कि उस शख्स की पहले ही मौत हो चुकी थी, फिर भी इसने इंजेक्शन खरीदने के लिए पहुंचा और उसे ऊंचे दाम पर बेचने की तैयारी में था। तो हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग इलाकों से इस महामारी में कैसे कालाबाजारी हो रही है और जो गिद्ध हैं वो मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दिल्ली से दीपक रावत, मुंबई से अभिषेक पांडे, भोपाल से मनोज शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं दीपक आपके पास आती हूं। हमने भागलपुर की घटना देखी और देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे गिद्धों पर तो कार्रवाई ये होनी चाहिए कि नजीर बने। जी जसप्रीत, साफ तौर पर इस तरीके की कालाबाजारी हर चीज़ में नज़र आई है। चाहे आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाते हैं या फिर आप एम्बुलेंस की बात करते हैं, इन तमाम चीज़ों पर आपको लूटा जा रहा है। जहाँ भी आप जाएं, मेडिकल शॉप के बाहर लोग खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि अगर सिलेंडर के ऊपर अगर फ्लो मीटर भी चाहिए तो उसके लिए भी उनसे कई ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। लेकिन कल एक फ़ैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस के रेट्स पर कैपिंग लगा दी है, जिससे कि थोड़ी सी राहत दिल्ली वालों को ज़रूर मिलेगी। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अगर 10 किलोमीटर तक नॉर्मल आप एम्बुलेंस में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको 1500 रुपये देने होंगे। जिसमें आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए उसके लिए आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे 10 किलोमीटर तक के लिए। और अगर आपको एडवांस वाली एम्बुलेंस चाहिए तो उसके लिए 4000 देने पड़ेंगे पर 10 किलोमीटर के लिए। ये बहुत कम है और ठीक है जो कि लोग कह रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि एक एम्बुलेंस अगर 10 किलोमीटर तक जा रही है तो 40, 50, 60 हज़ार तक कोई उसकी सीमा नहीं है। इस तरीके से लोगों को लूटा गया है। तो इस बीच एक राहत की खबर ज़रूर है दिल्ली वालों के लिए कि एम्बुलेंस के रेट पर कैपिंग कर दी है। लेकिन दिल्ली वालों का ये कहना है कि बाकी चीज़ों पर भी सरकार को कैपिंग करनी होगी। सिटी स्कैन के रेट भी कुछ भी लिए जा रहे हैं, उसमें कोई 5000 ले रहा है, कोई 10,000 रुपये ले रहा है। दवाइयों के रेट पर भी कोई कैपिंग नहीं की गई है। लोग जिस हिसाब से बेचे जा रहे हैं, रेमडेसिविर 1-1 लाख में, 50-50 हज़ार में लोग खरीद रहे हैं, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। लेकिन इस बीच राहत की खबर ये ज़रूर है कि एम्बुलेंस के रेट पर कैपिंग सरकार ने लगा दी है। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। पटना के गांधी मैदान के पास एक निजी अस्पताल में दवाइयों की कालाबाजारी के आरोप में पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। इस बीच अस्पताल के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। प्रशासन को इस बात की खबर मिली थी कि वहां तय कीमत से काफी ऊंचे दाम पर दवाइयां बेची जा रही थी। इसके साथ ही अस्पताल में मौजूद दवाइयों की ऑडिट भी करवाई जा रही थी ताकि सच्चाई सामने आ सके।
ऐसा सूचना मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल्स हैं, हम लोग उसी जांच में उस चीज़ का वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का भी पूरा वो जांच कर रहे हैं अंदर, क्या कितने इंजेक्शन अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितना अलॉट किया गया है और कितने पेशेंट को मिले हैं, क्या वो सारे पेशेंट को दिए गए हैं या कहीं किसी बैकडोर से कहीं चले गए हैं, ये सारे हम लोग भी जाँच कर रहे हैं। कौन अस्पताल? अभिषेक, हर जगह हम देख रहे हैं कि इंसानों के भेष में गिद्ध छिपे हुए हैं। इस वक्त मुंबई का क्या हाल है? देखिए, मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, दोनों जगहों पर इस तरीके के तमाम सारे मामले सामने आ रहे हैं। कल ही हमने देखा कि नासिक में रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी करते हुए कुछ लोगों को नासिक पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके अलावा मुंबई पुलिस ने भी इस तरीके के स्क्वाड बनाए हैं ताकि कहीं ना कहीं इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो भी लोग जो गिद्ध छिपे हैं, खासकर कालाबाजारी कर रहे हैं और लोगों के ज़रूरत के समय में उनसे ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक्शन किया जा सके। लेकिन इन सब के उलट एक चीज़ जसप्रीत ज़रूर समझ में आएगी, चाहे वो पटना की बात हो या मुंबई की बात हो, देश भर में अलग अलग हिस्सों में जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी अस्पताल से जुड़े कर्मचारी हैं या कहीं न कहीं नेक्सस है उनका। यानी साफ है कि इस पूरे मामले में सरकार भले ही एक्शन कर ले, लेकिन अस्पतालों को भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि उनके एम्प्लॉय हों, इनको कर्मचारी हों, वो किस जगह और किस तरीके से इस तरीके का मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जिसको ज़रूरत है वो उन तक कैसे पहुँचे या उन तक वो कैसे पहुँचे, वो सारी डिटेल अस्पताल के कर्मचारी ही शेयर करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस समय में जब एक पेंडेमिक सिचुएशन है पूरे देश भर में और लोग कहीं ना कहीं अपने पेशेंट्स की जान बचाने के लिए भागम दौड़ कर रहे हैं, एक इंजेक्शन के लिए हो या दवाइयों के लिए हो, तो ऐसे में सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो चुनौती ज्यादा बढ़ जाती है। हम मनोज के पास चलते हैं। मनोज, हम ये देख रहे हैं कि जो अस्पतालों में जो लोग हैं, जो वहां का स्टाफ है, वो ही मुसीबत बना हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने एम्बुलेंस के रेट तो तय किए थे, लेकिन जो इंजेक्शंस की कालाबाजारी हो रही है, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, उसको लेकर के क्या रणनीति है? मनोज, आप तक आवाज पहुंच रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कालाबाजारी हो रही है, एम्बुलेंस की कैपिंग तो कर दी है कि रेट तय कर दिए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने, लेकिन जो इंजेक्शंस ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं, जो ऑक्सीमीटर की कीमत है वो भी ज्यादा है, दवाइयों की कीमत ज्यादा है, क्या इसको लेकर के कोई रणनीति है सरकार की? सरकार, जहां तक रेमडेसिविर की बात है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में ये सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं। भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में 3 जगह पर इस तरह की कार्रवाइयाँ की भी गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसके बाद भी लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए खासे परेशान हो रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि होशंगाबाद में कल किसी को रेमडेसिविर की ज़रूरत थी तो उसे भोपाल से रेमडेसिविर मिला और यहाँ से लेकर कोई एक शख्स अपने परिजनों के लिए यहाँ से लेकर होशंगाबाद गया, यानी उसे 80 किलोमीटर दूर आना पड़ा जब जाके उसका इंतज़ाम हो पाया। वो भी उसको एक प्रॉपर मैकेनिज़्म जो है, हालांकि सरकार कह रही है कि हम अस्पताल में जो भी प्राइवेट अस्पताल हैं या सरकारी अस्पताल हैं, उसमें एक मरीज़ों की जो तादाद होती है, जो नंबर होता है, वो जो भी रिक्वायरमेंट देते हैं उनको हम रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन अभी भी कमी बनी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से एनएसए में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बिल्कुल, चलिए लौटेंगे आप सभी के पास। शक्ल इंसानों की लेकिन अकल गिद्धों की, चेहरा मनुष्यों वाला लेकिन नीयत गिद्धों वाली। हैं तो देश के ही नागरिक, लेकिन गुनाह ऐसे जो देशद्रोह से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्हें इंसान कहते भी शर्म आती है, क्योंकि वो लोग कोरोना मरीजों की उखड़ती सांसों का सौदा करते हैं, वायरस से बेहाल लोगों के आंसुओं की बोली लगाते हैं, दर्द से तड़पते कोरोना मरीजों को देखकर खुश होते हैं। देश मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहा है और इस मुश्किल दौर में देश के कई शहरों में मरीजों के आसपास गिद्धों के गैंग भी घूम रहे हैं। इन गिद्धों के गुनाह देखकर पहले तो आप हैरान रह जाएंगे, फिर खुद से ही ये सवाल करेंगे कि क्या सच में ये हमारे ही देश के लोग हैं जो अपने ही लोगों को सरेआम लूट रहे हैं। कितने?
कोरोना महामारी में लोगों का दर्द और आंसू देखकर रूह कांप जाती है, लेकिन इंसानों की शक्ल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं आंसुओं को मुनाफाखोरी का ऑक्सीजन समझते हैं। कोरोना से पीड़ित मरीजों, तीमारदारों और परिवारों को दवा, इंजेक्शन और एम्बुलेंस के नाम पर सरेआम लूटने वालों को न्यूज 18 की टीम पूरे देश में बेनकाब कर रही है। ऐसे गिद्धों के लिए पीड़ितों ने दुनिया की सबसे सख्त सजा की मांग की है। न्यूज 18 ऐसे लोगों का सच आपको दिखाता रहेगा। कोरोना की मेडिकल इमरजेंसी के दौरान कालाबाजारी करने वाले मुनाफाखोरों का पर्दाफाश करने में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। आज आपको मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वाले अलग अलग शहरों में मौजूद गिद्धों के चेहरे दिखाते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोरोना के एक मरीज को गाजियाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। सदर कोतवाली इलाके में रहने वाले पीड़ित परिवार ने एम्बुलेंस वालों से बात की। कोई गाजियाबाद चलने को राजी नहीं हुआ क्योंकि एम्बुलेंस वालों ने बताया कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जब परिवार वालों ने कहा कि ऑक्सीजन का इंतजाम उन्होंने कर लिया है, तो एक एम्बुलेंस वाले ने दूसरे एम्बुलेंस चालक को मोबाइल फोन से कॉल किया। इसके बाद देखिए कैसे मरीज की मजबूरी में गिद्ध को अपना मुनाफा नजर आने लगा। कि भैया लोग यहीं पे गाड़ी खड़े अपनी है, ऑक्सीजन इनकी है, ठीक है, जाना छोड़ने हैं, बताओ इनको खर्चा पानी अगर तुम भेजो अपनी, वरना तो फिर कई लोगों से बात कर चुके हैं यहाँ पे। हाँ बताओ, पूछ के बताइए। हैंड फ्री है फोन, जो कुछ बताना है बताओ। हाँ उनके पास जितनी है वो अपना लगाएंगे, हम लोगों के पास किसी के पास है ही नहीं। इतनी है वहाँ तक पहुँच जाएगी। फुल है इनके पास, फुल जम्बू है यार। 8-9 घंटे तो चलबे करेगी। देखो 8-9 घंटा हाँ गाजियाबाद फोर्टिस हॉस्पिटल भैया, फोर्टिस हॉस्पिटल गाजियाबाद का। फोर्टिस हॉस्पिटल पैसे बताओ भैया। 35,000 रुपये लगेगा। कितने? 35,000 35 रुपये। की 35 33,000 यार। 33,000 बिना सिलेंडर बहुत ज्यादा बता रहे हो यार। यकीन कर पाएंगे आप, लखीमपुर खीरी से गाजियाबाद तक बिना सिलेंडर वाली एम्बुलेंस का किराया 33,000 रुपए, यानी 1 किलोमीटर का किराया करीब 76 रुपए। कोरोना मरीज की उखड़ती सांसों में काली कमाई तलाशता एम्बुलेंस वाला 430 किलोमीटर के लिए 33,000 रुपए की मांग को बिल्कुल जायज ठहराने लगा। पीड़ित परिवार ने एक बार फिर उससे गुहार लगाई। इस बार उसका जवाब पहले से ज्यादा चौंकाने वाला था। यार 33,000 पर बहुत ज्यादा है यार। आप भी बताइए भैया कितना हुआ तो मेरे पास। अब देख लो यार, 33 से पहले तुमने इतना बता दिया, फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे यार। 33,000 तो बहुत होता है यार। कितना? 33,000 बता रहे हो ना आप? जी भैया। तो यार देख लो, 33,000 तो बहुत पैसे हुए। अरे भैया गाड़ियाँ तो लखनऊ लोग जाने वाले 30,000 रुपये ले, लेकिन अब तो भैया लखनऊ 33,000 रुपये ले रहे हो तुम? ले रहे लोग। तो यार देखो, हमें लोग से मतलब नहीं, आप बताओ कितना। अरे अपना जो हो जाए बताओ इनको, साफ सुथरी, वरना ये आगे देखो। 30,000 रुपये हो जाएगा। 30 में उससे कुछ और गुंजाइश नहीं करोगे? भाई तो बिल्कुल सही जाए, बता दिया। नहीं, इससे मतलब हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमको अर्जेंट चाहिए भैया। तुरंत भैया सही बता दिया पैसे आपको। मतलब इससे कम में नहीं हो पाएगा? चलो हम देखते हैं, बात करते हैं। जैसा होगा हम बता देंगे भैया, ठीक? हम कह रहे हैं जैसा होता है, हम 1-2 लोगों से और पूछ लें, अगर कोई कम में करेगा तो हम उसको ले जाएंगे, है ना? ठीक है भैया। क्या भैया नाम क्या है आपका? गिद्ध बनकर कोरोना मरीजों की मेडिकल इमरजेंसी का फायदा उठाने वाले मुनाफाखोर एम्बुलेंस ड्राइवर ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन वो ये दावा करने लगा कि कुछ दिनों पहले तक लखनऊ में ही मरीज को लाने ले जाने का 30,000 रुपए ले रहे थे। खैर, कोरोना काल का गिद्ध इतना शातिर था कि वो 30,000 रुपए इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए उसने एक दांव और लगाया। देखिए, एम्बुलेंस वाले मुनाफाखोर गिद्ध ने इस बार लखीमपुर खीरी से गाजियाबाद जाने के लिए कितने रुपए मांगे। 28,000 रुपये दे देना, ठीक है? अच्छा, चलो ठीक। ठीक। 435 किलोमीटर गाजियाबाद।
गाजियाबाद लाल कुआं से 5 किलोमीटर आगे। 27.5 ये बता रहे हैं, बोलेरो है उनकी 2800 बता रहे हैं। ऑक्सीजन भी नहीं। लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवार ने 28 से 30 हजार रुपए मांग रहे एम्बुलेंस वाले को खारिज कर दिया, लेकिन उसकी पूरी बातचीत का ऑडियो स्टिंग कर लिया। कोरोना महामारी में वायरस के साथ साथ ऐसे मुनाफाखोरों ने लोगों की एक एक सांस को और भी मुश्किल बना दिया है। देश के कई शहरों में कोरोना काल के गिद्ध अलग अलग रूप में सामने आ रहे हैं। कोरोना काल के गिद्धों की मुनाफाखोरी देशद्रोह की हद तक पहुंच चुकी है। अपने ही देश के लोगों को लूटने वाले एक ऐसे ही एम्बुलेंस चालक का हैरान करने वाला सच सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक एक एम्बुलेंस चालक ने कोरोना मरीज को गुरुग्राम से लुधियाना तक ले जाने के लिए 1,20,000 रुपए वसूले। एम्बुलेंस चालक ने लुधियाना तक बुकिंग ली, कोरोना मरीज को लुधियाना छोड़ा, गुरुग्राम से लुधियाना के लिए 1,20,000 रुपए लिए, 360 किलोमीटर के लिए 1,20,000 रुपए वसूले। कोरोना मरीज के परिवार ने पुलिस से शिकायत की। एम्बुलेंस का किराया हवाई जहाज से भी ज्यादा। गुरुग्राम पुलिस एम्बुलेंस चालक की बेहिसाब वसूली के मामले की जांच कर रही है। वहीं गुरुग्राम की एम्बुलेंस यूनियन का दावा है कि जो एम्बुलेंस मरीज को लुधियाना लेकर गई थी वो यहां की नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो एम्बुलेंस वाला इस देश का नहीं था? क्या उस एम्बुलेंस चालक के पास दुनिया की सबसे हाईटेक एम्बुलेंस है? क्या उस एम्बुलेंस के चालक को यह नहीं मालूम कि 350 किलोमीटर का किराया ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? खैर, कोरोना काल में पीड़ितों को इस कदर लूटने वालों को ही देशद्रोही गिद्ध कहा जा रहा है। गुरुग्राम में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है। अस्पतालों और जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कुछ लोग बेखौफ होकर प्राणवायु की कालाबाजारी कर रहे हैं। गुरुग्राम ड्रग कंट्रोलर विभाग और पुलिस ने एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे कोरोना मरीजों की जरूरत वाली ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। महाराष्ट्र से ट्रक में सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर गुरुग्राम लाए गए थे। गुरुग्राम के बादशाह थाने की पुलिस के मुताबिक एक सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए के आसपास है, लेकिन उसे 34,000 रुपए में बेचा जा रहा था। यानी 3 सिलेंडर के दाम वसूल कर 1 सिलेंडर दिया जा रहा था। मुनाफाखोरों ने पुलिस को बताया कि कालाबाजारी में शामिल 3 गिद्धों ने सिर्फ 2 घंटे में 250 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बेच दिए। पुलिस के मुताबिक इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर का लाइसेंस भी नहीं था। कोरोना मरीजों से बेहिसाब वसूली के अलावा मेडिकल उपकरण के नाम पर उनसे धोखाधड़ी करने वाले गिद्ध भी कम नहीं हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई तो कुछ गिद्धों ने अपने शातिर दिमाग से धोखाधड़ी की नई साजिश बनाई। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर नजर आ रहे हैं, दरअसल ये फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी आग बुझाने के काम आने वाले सिलेंडर। लेकिन मुनाफाखोर और कालाबाजारी करने वाले शातिर गिद्धों ने इनका लाल पेंट हटाकर काला पेंट कर दिया ताकि ये ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह दिखने लगे। उसके बाद इनमें ऑक्सीजन भरकर इकट्ठा कर रहे थे। दिल्ली के अलीपुर इलाके में चल रहे कोरोना काल के गिद्धों की इस साजिश के बारे में पुलिस को खबर मिली। छापा मारा तो मालूम हुआ कि 532 फायर एक्सटिंग्विशर को ऑक्सीजन सिलेंडर बनाकर बेचने की तैयारी थी। पुलिस के मुताबिक 4.5 लीटर के सिलेंडर को ये मुनाफाखोर गिद्ध 13,000 रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने रवि शर्मा, मोहम्मद अब्दुल और शंभू शाह को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना मरीजों की जरूरत से जुड़ी हर चीज की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी होने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? साउथ दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में बार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के मुताबिक लोधी कॉलोनी सेंट्रल मार्केट में दुकान नंबर 9 और 10 नवनीत कालरा की, उसी के रेस्टोरेंट एंड बार में 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी की गई थी। मोबाइल फोन के जरिए जरूरतमंदों से संपर्क करके इनकी कालाबाजारी हो रही थी। एक एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए 70,000 रुपए वसूले जा रहे थे, जबकि पोर्टेबल कंसंट्रेटर सिर्फ 40 से 45,000 रुपए में मिलता है। पुलिस ने मुख्य आरोपी गौरव सूरी, सतीश सेठी, विक्रांत और हितेश को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 100 प्राइस स्टिकर भी बरामद किए गए, यानी कालाबाजारी करने के लिए मनमाना रेट स्टिकर लगाकर ये गिद्ध मुनाफाखोरी करते थे। कोरोना ने सारे देश को बेहाल कर रखा है, लेकिन इंसान होकर भी ये लोग न जाने किस मिट्टी के बने हैं कि परेशान लोगों की मदद करने के बजाय गिद्ध बनकर उन्हें दिन रात लूट रहे हैं।
बड़ी खबर आ रही है, कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर हुई है। टीएमसी नेता ने ये केस दर्ज करवाया है। कोलकाता से बड़ी खबर, उल्टांडा थाने में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये एफआईआर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने करवाई है। कंगना के खिलाफ धारा 153A, 504 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बंगाल में हिंसा के मुद्दे पर कंगना रनौत ने बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था, और जो ममता सरकार पर ट्वीट किया था, ऐसे में अब कोलकाता में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि हिंसा को लेकर के कंगना ने ट्वीट किया था। उसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया था। अब कोलकाता में टीएमसी नेता ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, और जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें आपको बता दें कि धारा 153A, 504 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। तो विवादित ट्वीट किया था कंगना ने, जिसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया था, और अब कोलकाता में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आशिका हमारी सहयोगी लाइव मौजूद हैं कोलकाता से। आशिका, जो कंगना ने ट्वीट किया था उसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड किया गया था, तो कंगना की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं एफआईआर के बाद। बिल्कुल जसप्रीत, क्योंकि ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई है इसमें विशेष तौर पर क्योंकि ट्विटर अकाउंट तो उनका पहले ही जो है वो उस पर एक्शन लिया जा चुका है, लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल दी गई है, और इंस्टाग्राम स्टोरी में ये दिखाया गया है कि ममता बनर्जी को उन्होंने अच्छे तरह से नहीं पेश किया है, जिसकी वजह से उसका भी मेंशन किया गया है। तो संभव है कि इसके बाद अगर इंस्टाग्राम में शिकायत होती है तो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जो है वो एक्शन लिया जाए। तो ये कंगना रनौत के लिए उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। और रिजू दत्ता जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कोलकाता के उल्टाडांगा थाना में ये शिकायत दर्ज कराई है। बिल्कुल आशिका, और जो धाराएं हैं वो भी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। ऐसे में क्या कंगना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया पाई है? और क्योंकि जब से उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ है, उसके बाद आपने बताया कि जैसे वो इंस्टाग्राम पर थी, तो कोई प्रतिक्रिया? देखिए, फिलहाल तो अभी ये शिकायत दर्ज कराई गई है, खबर अभी आई है। संभव है कि दिन में कंगना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आए, क्योंकि ट्विटर पर अब वो नहीं है, तो कू जो इंडियन सोशल मीडिया का ऑल्टरनेटिव है ट्विटर का, उस पर हैं। संभव है कि वहाँ पर अपनी नाराज़गी इस विषय को लेकर के भी जो है वो दिखाएं, दर्ज कराएं। ठीक है, हम लौटेंगे आशिका आपके पास। तो अब कंगना की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। दरअसल बंगाल में चुनावों के बाद जारी हिंसा पर बड़ी खबर यह है कि बंगाल पहुंची 4 सदस्यों वाली केंद्र की टीम इस वक्त राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने राजभवन पहुंची है। इस टीम को राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक दिन पहले ये टीम बैरकपुर पहुंची। इस टीम के सदस्यों ने हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। टीम में शामिल अधिकारियों ने वहां एक-एक कर लोगों से बात की और हालात के बारे में जानकारी भी जुटाई। हालात का जायजा लेने के बाद यह टीम अपनी रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को सौंपेगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी है। चुनाव नतीजों के बाद राज्य के कई इलाकों में हुई हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी ने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार माना था। आशिका, जो ये टीम पहुंची है, राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात हो रही है, क्या चीजें निकल करके सामने आ रही हैं? देखिए, करीब 9:55 पर 10 बजे का समय दिया था इस टीम को राज्यपाल ने। ठीक 9:55 पर यानी 5 मिनट पहले ये टीम इसी दरवाजे से अंदर राजभवन के गई है, और फिलहाल राज्यपाल के साथ ये जो बैठक है चल रही है। 4 सदस्यीय ये टीम है। कानून व्यवस्था को लेकर के विशेष तौर पर वार्ता होगी, और बहुत समय से राज्यपाल खुद कानून व्यवस्था को लेकर या जो राजनीतिक हिंसा हो रही है उसको लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं। राज्य सरकार को एक्शन लेने की बात कहते रहे हैं, और लगातार ट्वीट्स उनकी तरफ से आए हैं, चाहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात हुई हो शपथ ग्रहण के पहले या शपथ ग्रहण के दिन, उस दिन भी इस बात की चर्चा की है। तो जाहिर है कानून व्यवस्था को लेकर के बात होगी। और इसके बाद ये टीम आज कहाँ जाएगी? कल बैरकपुर के भाटपाड़ा ये टीम गई थी, और आज कहाँ जाएगी और ये देखने की बात है। हालांकि राज्य में जगह जगह से जहाँ से हिंसा की खबरें आ रही हैं, वहाँ जाकर इस टीम को लोगों से मिलना है और अपनी रिपोर्ट जो है वो जल्द ही सौंपना है गृह मंत्रालय को। इसी के तहत आज राजभवन में जाकर के और मुलाकात राज्यपाल से।
ठीक है आशिका, तो राज्यपाल से हिंसा पर चर्चा हो रही है। अब से कुछ देर पहले ही टीम राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंची है। इसके बाद रिपोर्ट गृहमंत्री अमित शाह को देनी है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक आज की तस्वीर और एक कल की तस्वीर। राज्यपाल से जो मुलाकात हो रही है काफी अहम है। उसके बाद जो चर्चा होगी, रिपोर्ट सौंपनी है। और कल जो टीम पहुंची थी, पीड़ितों से मुलाकात की है, क्योंकि हमने देखा पिछले काफी दिनों से, जब से नतीजे आए हैं तब से तो हिंसा और ज्यादा बढ़ गई है। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और ऐसे में जो टीम के 4 सदस्य हैं वो पीड़ितों से मिलने उन पहुंचे और जानकारी भी जुटाई। तो काफी अहम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गृह मंत्रालय काफी ज्यादा सख्त है और जो ये 4 सदस्यों की टीम है, इनको गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट भी सौंपनी है। और ऐसे में जो राज्यपाल जगदीप धनखड़ से इनकी मुलाकात है काफी अहम है। आशिका, ये टीम ऐसे समय में है क्योंकि कल जब टीम पहुंची हमने देखा कि विदेश राज्य मंत्री की काफिले पर हमला होता है और उससे ठीक एक दिन पहले जब ममता शपथ लेती हैं तो कहती हैं कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। कड़ा संदेश ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया था पहले ही दिन शपथ लेने के बाद, लेकिन 24 घंटों के भीतर केंद्रीय टीम जो आती है उससे नाराजगी भी कल देखने को मिली। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर सेंट्रल टीम आती है, मंत्री आते हैं। और आरोप तो ममता बनर्जी ने ये भी लगाया कि जो मंत्री हैं वो गाँव में जाकर के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़ा हुआ था वो अब भी बना है। इस बीच राजनीति इसको लेकर के जरूर शुरू हो गई है। जसप्रीत, बिल्कुल राजनीति तो हो रही है, लेकिन आशिका, जो कल हमला होता है उसके बाद आज टीम राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर रही है। कल पीड़ितों से मुलाकात की थी, गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपनी है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बड़ा आरोप था। टीएमसी इस पूरे विवाद पर क्या कह रही है? टीएमसी देखिए शुरू से ही बीजेपी को इसके लिए दोषी ठहराती रही है और ये तक अब टीएमसी के मंत्री कल फिरहाद हकीम का बयान आया था। ये कहा था उन्होंने कि क्योंकि बीजेपी जीत नहीं पाई चुनाव में, इसलिए अब देश भर में बंगाल को बदनाम करने की जो है कोशिश की जा रही है, जिससे कि देश को लगे कि बंगाल में स्थिति बहुत ही ख़राब है। और प्रेसिडेंट रूल के लिए ये एक जो है ज़मीन तैयार करने की कोशिश है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने भी यही आरोप लगाया कि मेरे शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर टीम भेजी जा रही है, क्यों नहीं ये टीम जहां कोविड की दिक्कत है वहां पर क्यों नहीं टीमें भेजी जा रही हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, राजनीति, बयानबाजी इसको लेकर के तेज़ हो गई है और फिलहाल एक्शन क्या होगा ये देखने की बात है। बिल्कुल, तो आशिका हमारी सहयोगी जानकारी देते हुए, इस बीच 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जो एमएचए की टीम के 4 मेंबर हैं उनकी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात हो रही है। अब से कुछ देर पहले ये टीम राजभवन पहुंची है और क्या चर्चा होती है, क्योंकि काफी अहम ये मुलाकात और इसके आधार पर जो रिपोर्ट होगी वो गृह मंत्री अमित शाह को सौंपनी है इस टीम ने। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कल की, जब ये 4 मेंबर पीड़ितों से मिलने पहुंचते हैं, उनसे जानकारी जुटाते हैं, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और बीजेपी बार बार ये कह रही है कि ये सब हो रहा है ममता बनर्जी के संरक्षण में। और ये हाल तब है जब तीसरी बार ममता बनर्जी ने राज्य की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तब उन्होंने अपने पहले ही संबोधन में कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये उनकी प्राथमिकता है। उसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है।